15 IAS क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को डाइजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ग्लैंड बता दिया था कि कौन कौन से ग्लैंड। इसके पहले पीछे का वीडियो देखे, सिक्वेंशियल देखेंगे तभी ये वाला समझ में आने वाला है, क्योंकि उसके पहले ये आप इनडायरेक्टली मैं पढ़ाने लगूंगी तो आपको लगेगा ये क्या क्या पढ़ा रही है, ठीक है। तो इसके लिए पहले पीछे देखिएगा, तो मैंने उसमें बताया था कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और उस ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। सारे एंजाइम, जैसे लीवर के बारे में मैंने बता दिया है, पैनक्रियाज के बारे में बता दिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आज हमें यही बताना है कि डाइजेशन, अब वो एंजाइम का यूज करके हम लोगों को अलग अलग जगह पे डाइजेशन करना है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे बताती हूँ, डाइजेशन इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। इसके पहले मैं छोटा सा रफली फिगर बना देते हैं। क्या हो रहा है, करंट लग रहा है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक फिगर, ठीक है, जैसे ये है, ठीक। ये है हमारा डाइजेशन का, मैं एक एक जन बताऊं कि कहाँ कैसे क्या होता है, इसीलिए मैं ये फिगर बना दे रही हूँ। ऐसे यहीं पे रहेगा, लेकिन जब बताना होगा तो मैं आऊंगी, ठीक है। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड, अब यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस क्या होगा, अब यहाँ पे हो रहा है ये सारी प्रोसेस। पहले माउथ का मैं बताऊंगी, ठीक। पहले प्रोसेस लिख देती हूँ कहाँ कहाँ होगा, फिर मैं एक एक प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। मैकेनिकल और दूसरा आपका होगा केमिकल। डाइजेशन में दो प्रोसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल, ठीक है। मैकेनिकल में क्या होगा, मैस्टिकेशन, मतलब च्यूइंग किया जाएगा, भोजन का च्यूइंग किया जाएगा, मैस्टिकेशन, ठीक है। भोजन का मैस्टिकेशन किया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, च्यूइंग करेंगे। कहाँ पे च्यूइंग करेंगे, पहला च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना। कहाँ चबाना जाएगा, आपके माउथ में, ठीक है, माउथ में ये काम स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी फूड को जो माउथ में आप लोग चबाए, यहाँ से बक्कल कैविटी से होते हुए यहाँ पे जिग जैग मोशन होता है, एक क्रमांकुचन ग्रंथि होता है, मैंने लिखाया है क्रमांकुचन ग्रंथ, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल हो रहा है, मैकेनिकल मतलब मशीन से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, कहाँ कहाँ होता है, आपके यहाँ पे ओशियोफेगस में, और आपके इंटेस्टाइन में भी होगा। कहाँ होगा, ईशोफेगस, ईशोफेगस एंड प्लस इंटेस्टाइन, छोटी आंत में दो जगह ऐसे जिग जैग, यहाँ पे यहाँ से यहाँ भोजन भेजा जाएगा, और छोटी आंत में भी आगे जिग जैग मोशन से ही भोजन आगे भेजा जाएगा, ठीक। ये चीजें होता है। अब केमिकल में क्या क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, एंजाइम कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो पहला एंजाइम आपके माउथ में, सिलेब्री एमाइलेज, मैंने पहले बताया था, डाइजेशन इन माउथ, पहला माउथ में स्टार्ट होगा। दूसरा आपका कहाँ होगा, स्टमक में। अब यहाँ सबको, यहाँ मैंने बताया था कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, डायरेक्ट आपके माउथ में टाइलिन पाया जाता है ना, टाइलिन आपके माउथ में पाया जाता है, टाइलिन टी है यहाँ पे, ठीक है, टाइलिन। और दूसरा आपके अब आता है यहाँ पे आपके स्टमक में, आपका ये जो स्टमक है यहाँ पे डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन, DIG मतलब डाइजेशन इन स्टमक, ठीक। दूसरा डाइजेशन आपके स्टमक में होगा, ठीक। फिर उसके आ जाता है तीसरा डाइजेशन, ये जानते हैं डिओडिनम को मैंने बताया था, डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो तीसरा डाइजेशन आपके डिओडिनम से स्टार्ट होगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, ओके। अब देखिए, मैंने एक चीज बताया था कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, लेकिन वहां पे इंटेस्टाइन में तीन तरह के जूस मिलेंगे, एक बाइल जूस, एक पैनक्रियाटिक जूस, और एक इंटेस्टाइन का, ये इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ना, ये इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट होता है, डिओडिनम।
तो यहाँ पे 3 टाइप के, और यहाँ पे इसका लीवर होता है और लीवर से ये क्या कहते हैं उसको, बाइल जूस निकलता है। तो डाइजेशन इंटेस्टाइन यहाँ 3 जूस मिलते हैं, 3 जूस मिलते हैं आपके। पहला क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस, डाइजेशन इंटेस्टाइन बाई बाइल जूस। बाइल जूस यहाँ से डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में ही क्या क्या मिलते हैं, 3 चीज मिलते हैं, डाइजेशन बाई बाइल जूस, बाइल जूस, फिर अब यहाँ से पैनक्रियाज मिल रहा है, ये पैनक्रियाज यहीं पे तीनों मिल रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये, और इंटेस्टाइन का तो खुद का होगा, फिर डाइजेशन बाई आपके पैनक्रियाज से। फिर थर्ड होगा डाइजेशन बाय आपके किससे, स्मॉल खुद का इंटेस्टाइन। 3 जगह से इंटेस्टाइनल जूस मिलते हैं, ठीक है। डाइजेशन बाय स्मॉल, डाइजेशन बाय इंटेस्टाइन, ठीक, इंटेस्टाइन। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला माउथ में, मेस्टेल्टिक कीड़ा, मतलब आपने उसको खाया, चबाया, अब चबाने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माउथ में क्या होगा। तो पहला हेडिंग डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ में मुख में पाचन, इसकी हिंदी क्या होगी, मुख में पाचन। क्या होगा, माउथ यार बक्कल करती दूर। देखिए अब मैंने क्या कहा था कि हमारे मुंह में ये क्वेश्चन आता है किस चीज का डाइजेशन होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो 7 जानते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट का 30% स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। तो 30% स्टार्च, अभी जो 70% होता है वो आगे होगा, ठीक है। तो स्टार्च में क्या होगा, अब ये स्टार्च हुआ, माउथ में चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये माउथ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा, टाइलिन, तो वही रिएक्शन में लिखा रही हूँ। स्टार्च क्या होगा, स्टार्च, स्टार्च, ठीक, स्टार्च आपका जाता है, आपका जो स्टार्च है वो सैलिवरी एमाइलेज की फॉर्म में, सैलिवरी एमाइलेज लेज, ठीक, इसमें क्या मिला होता है, टाइलिन, इसी को क्या बोलते हैं, टाइलिन, क्या मिला नहीं होता, इसका दूसरा नाम है टाइलिन, ठीक है, इसी को टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। इसकी उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। ये क्या था, ये पॉलीसैकेराइड था, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, ये चेंज हो जाता है डाइसैकेराइड में, ठीक है। डाइसैकेराइड में किसमें, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में, आइसोमाल्टोज, ठीक। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड, तो ये क्या है, डी से मतलब डाइसैकेराइड, डीएस समझ लीजिएगा, ये भी डाइसैकेराइड। देखिए अब 30% यहाँ पे डाइजेशन हो गया, ठीक। अब आगे भोजन जाता है, ठीक है। अब जानते हैं माउथ में भोजन को क्या कहते हैं, माउथ में फूड को बोलस कहते हैं, बोलस, फूड किसमें, माउथ में, माउथ फूड, माउथ में जो फूड हो जाता है, मिल जाता है आपस में, उसको गुत्थी जैसा बन जाता है, गुदली जैसा, उसको बोलस कहते हैं। अब वहां से आगे चलता है, अब डाइजेशन कहाँ होता है, आपके स्टमक में, डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन स्टमक, कहाँ पे डाइजेशन, पहला डाइजेशन आपके माउथ में हुआ, दूसरा डाइजेशन इन स्टमक। इस स्टमक में मैंने बताया था कि कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, रेनिन, प्रोरेनिन, ये सब अपना वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, कितने, क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में आपके क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और मैंने बताया था इस ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक। तो ये जो फूड बोलस था, अब यही बोलस आगे जब गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है तो उसी को काइम कहते हैं, बोलस। ये जो बोलस है इसमें क्या मिल जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस, और ये गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा, और इसी गैस्ट्रिक जूस और इसको बोलस को क्या कहेंगे, काइम, ठीक, CHY, ये दोनों मिलके काइम बनाएंगे, ठीक है।
अब देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 होता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा कि ये एग्जाम पूछा जाता है। ठीक, और अगर आपका टाइलिन का पूछे तो 6.8। ठीक है, एक चीज मैंने बताया था कि टाइलिन क्लोरीन के उपस्थिति, मैंने बताया था कि आपके टाइलिन में क्लोरीन पाया जाता है और बिना क्लोरीन के ये टाइलिन एक्टिव नहीं होता है। तो ये क्लोरीन की उपस्थिति में वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, टाइलिन को कौन एक्टिव करता है, तो क्लोरीन। ये सब चीज एडिशनल है, मैं लिखा दे रही हूँ, तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, पीएच वैल्यू पूछा जाता है, पीएच वैल्यू जरूर याद है, इसका 6.8, इसका आता है 1.5। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्यों 1.5, क्योंकि वहां पे HCl रहता है। क्या रहता है, HCl। अब देखिए ये काइंड अब हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, मथा जाता है फूड को खूब, 4-5 घंटे हमारे फूड हमारे स्टमक में रहता है। उसका रीजन यही रहता है क्योंकि स्टमक में जानते हैं, जैसे फूड पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका फैटी फूड है तो ज़्यादा देर तक होगा, और डाइजेस्टेबल फूड है यानी कार्बोहाइड्रेट थोड़ा जल्दी डाइजेशन हो जाता है उसका, अगर वो हो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फूड कितने स्टमक में आपके कितने टाइम रहता है, 4 to 5 आवर। कितना रहता है, 4 to 5 आवर रहता है। और कैसे वो क्या होता है, अब चर्निंग, मथा जाता है फूड को, चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। ठीक, यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट भोजन को मथने का काम किया जाता है। ठीक है, ग्लैंड कितने, 4 करोड़। हमारे स्टमक में कितने गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, 3.5 CR। पूछा नहीं जाता है लेकिन मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलते हैं और क्या क्या डाइजेशन होता है ये मैं बताती हूँ। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपके, गैस्ट्रिक ग्लैंड से पहली चीज म्यूकस निकलेगा। कहाँ से, नेक्स्ट सेल से, मैंने लिखाया है लेकिन मैं जल्दी से इसको यहाँ पे क्लियर कर दी। म्यूकस कहाँ से, नेक्स्ट सेल से, मैंने फिगर भी बनाया था, नेक्स्ट सेल से। ठीक, ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस का वर्क क्या करता है, ये आपके जो आपका स्टमक का मतलब आपका जो लेयर होता है उसको मतलब HCl से बचाता, नहीं तो HCl से गल जाए। HCl भाई एसिड होता है, एसिड हमारे पेट को गला देगा। ठीक है, हमारे स्टमक को गला देगा, तो उसके अंदर लेगा, बॉडी कैविटी को बचाने के लिए म्यूकस उस पर एक लेयर बनाता है। समझ लो कोई चिकना चीज किसी चीज को ना आने दे। ठीक है, तो ये क्या करता है, म्यूकस लेयर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल, और इसी को गोबलेट सेल भी कहते हैं, गोबलेट सेल भी कहते हैं। ठीक है, म्यूकस निकलता है कहाँ से, गोबलेट सेल या नेक्स्ट सेल से। दूसरा आते हैं चीफ सेल या पेप्टिक सेल, बार बार पूछा जाता है, बार 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 बार। ठीक, चीफ सेल या पेप्टिक सेल, नाम भी पूछ देता है, इससे क्या निकलता है, चीफ सेल और पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, इससे क्या निकलता है, ठीक, इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, जाइमोजन। जाइमोजन मैंने क्या बताया था, कभी भी जाइमोजन नाम आए तो मतलब इनएक्टिव एंजाइम। ठीक, मतलब इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम निकलता है। और ये क्या करता है, ये आपको प्रोरेनिन, मतलब प्रोरेनिन को इनएक्टिव फॉर्म, और दूसरा रेनिन, दो चीज निकलता है, प्रोरेनिन सॉरी पेप्सिनोजन और रेनिन, प्रोरेनिन दोनों निकलता है, उसको एक्टिव करता है। ठीक, पेप्सिनोजन, जहां जन लग जाए वो भी इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजन, पेप्सिन होता है ना, पेप्सिनोजन फॉर्म में निकलता है, और इस पे HCl इसको पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, और ऐसे प्रोरेनिन होता है, इसको HCl एक्टिव करता है, प्रोरेनिन इसको कौन एक्टिव करता है, HCl। और तीसरा आपसे ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल से, और ऑक्जेंटिक सेल कौन से बताए थे, पैराइटल सेल बताए थे ना, पैराइटल सेल होता है, इससे निकलता है आपका क्या, HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl या कैस्टल, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, ये निकलता है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसके, विटामिन B12 के, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ
विटामिन बी, विटामिन B12। ओके, अब हम यहाँ पे स्टमक में, अब आपकी ये सारे, पहले मैंने ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, अब मैं बताती हूँ कैसे कैसे। मैंने बताया ये जानते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्टिक सेल मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। आपके यहाँ पे आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, अब आपके स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होगा। प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होगा? आपके स्टमक में। ठीक, अब देखिए प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन्स और पेप्टोड्स में टूट जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे? आपके स्टमक से। प्रोटीन का क्या होगा? ये आपके देखिए प्रोटीन क्या कर रहा है? आपके पेप्टोन्स को, स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन होगा। आपके प्रोटीन को किसने टूटता है? पेप्सिन, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। पेप्सिन क्या कर रहा है? पेप्सिन इसको तोड़ दे रहा है। किसमें? मैंने क्या बताया? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। ठीक, ये आपके पेप्सिन क्या कर रहा है? पहला क्या किया? पहला काम कहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ? स्टमक से। ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा? मैंने कहा था कि रेनिन भी हार्मोन्स होता है, सॉरी वो एंजाइम्स होता है। रेनिन क्या करता है? पैराकेसिन, जो केसिन प्रोटीन होता है उसको, तो आपके पूछा जाता है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। तो केसिन को रेनिन क्या करता है? पैराकेसिन में टूटता है। किसमें? पैराकेसिन। जानते हैं दूध से जब बच्चा, छोटे बच्चों में देखते होंगे जब वो वोमिटिंग करते हैं तो क्या निकलता है? दूध का थक्का, दही निकलता है ना। तो यही इसी को, ये केसिन को, क्योंकि केसिन टूट जाता है पैराकेसिन में। ठीक है, ओके। एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि आपका जो उसमें आपके स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत कम मात्रा में लाइपेज, मैंने आपके माउथ में भी बताया था कि लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अब वैसे सेम लाइक आपके स्टमक में भी, ये कोई बताता नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि पूछता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत टफ है तो शायद उसमें पूछा जाए। ये स्मॉल अमाउंट में लाइपेज एंजाइम भी स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम भी स्टमक में पाया जाता है, में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। देखिए अपने फिगर में देखिए, दो जगह डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये टाइलिन यहाँ किया, यहाँ पे किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का, माउथ में। यहाँ पे किसका? आपके स्टमक में प्रोटीन का। अब हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडिनम से आपके ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके डियोडिनम से ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन इन स्टमक खत्म हुआ, अब आते हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ओके, हाँ, इंटेस्टाइन में डाइजेशन मैंने पहले ही आपको यहाँ बता दिया है। देखिए एक बार फिर से मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे एक बाइल जूस, एक पैंक्रियाज और एक इंटेस्टाइनल खुद का जूस। अब ये काम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं पहले बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए आपके जो इंटेस्टाइन में है, 3 जूस मैंने बताया था। कौन सा? बाइल जूस,
दूसरा क्या बताया था, पैनक्रियाटिक जूस, पी जूस मतलब डाल दे रहे हैं जूस। ये नहीं कि पैनक्रियाज में डाइजेशन, ये कभी मत बोलना, बहुत मतलब अनयूजुअल लगता है, ठीक है। और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। ये 3 तरह के जूस होते हैं। अब देखिए बाइल अगर पूछा जाता है क्या बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है, नहीं। एक तो लिख लीजिए यहीं पे बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, नो एंजाइम, नो एंजाइम। बस बाइल जूस का काम क्या बताए थे, मैंने ये बताया था, ये क्या करता है, आपके इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ता है, आपके जो बड़े फैट होते हैं उनको छोटे छोटे फैट में तोड़ता है, तभी उस पर ये जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपके पैनक्रियाज से निकलने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, पैनक्रियाज से डाइजेस्ट आपका निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसमें बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, ठीक है। इसमें आपका सोडियम टैरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीजें हैं, लिख लीजिए। तो एक फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड समझ लीजिए, आपके फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है, आप जाके देखिए सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। फास्फोलिपिड इन सब चीजों में आपके बाइल सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बाइल सॉल्ट का क्या काम है, पहली बात तो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पायसीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब पहले बाइल का लिखाते हैं, फिर पैनक्रियाटिक जूस, फिर इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, आपके फैट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा आपके, क्योंकि ये क्या करता है, बाइल जूस जानता, मैंने बताया कि आपका जो फैट होता है पानी में घुल नहीं पाता, तो जाता है ये बाइल जूस इसको घेर लेता है, जब तेजी साइड से घेर लेगा तो उसके क्या होता है, तो आपके इसीलिए वो मोटा हो जाता है वो कोट, और वो कर इसीलिए आपके लैक्टियल्स में जाता है। दूसरा फैट का डिपोजिशन, मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, लैक्टियल्स में होता है, ठीक है, लिम्फ में। तो ये हाँ क्या बता रहे थे, हाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तीसरा वर्क क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक, इसमें इसका हेल्प आता है, ठीक। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक। अब हम आते हैं दूसरा एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो पैनक्रियाज है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट के भी एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में आपके कौन कौन से मैंने बना देती हूँ, कौन, आपके कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके। तीसरा आपका लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, और न्यूक्लिक एसिड एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक। ये 4 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, अभी आपके स्टमक में हुआ था, सॉरी स्टमक कह रहा है, माउथ में हुआ था, ओनली 30%। अब जो 70% बचा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले इसके एंजाइम के नाम लिखते हैं, फिर कैसे एंजाइम हो क्या किस में तोड़ता है वो मैं बताती हूँ, पहले सारे एंजाइम लिखते हैं। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज ही होता है ना, एमाइलेज तो ऊपर बताया था, सलेबरी एमाइलेज, ऐसे इसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज होगा, ठीक है। दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिव, इसमें आपके प्रो इलास्टेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें आपके कौन कौन से एंजाइम होगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक। एंजाइम नाम 2-3 बार पढ़िएगा, थोड़ा सा टफ है तो याद आ जाएगा, ठीक है। प्रो इलास्टेज
या काइमोट्रिप्सिन लिख लीजिए, काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये सब देखिए, प्रो आ गया और जन आ गया, तो मतलब अभी इनएक्टिव है, एंजाइम सही नहीं, मतलब एक्टिव नहीं है। काइमोट्रिप्सिनोजन जानते हैं, ट्रिप्सिनोजन ये क्यों इनएक्टिव होता है? अगर एक्टिव होगा तो ये अपने ही सेल को खा जाएगा, ठीक है, इसीलिए जब जरूरत होता है तभी इसको एक्टिव किया जाता है, ठीक है। अब इसके वजह से वहां पे HCl एक्टिव किया था, इसमें भी कुछ है, आगे बताती हूँ कि क्या एक्टिव करता है, ठीक। लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम में आप क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक लाइपेज, जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ऐसे पैनक्रियाटिक। अभी तक आपके फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, आपके दो ही चीज का डाइजेशन हुआ, एक कार्बोहाइड्रेट का माउथ में और प्रोटीन का आपके स्टमक में, ठीक। पैनक्रियाटिक लाइपेज फिर क्या होता है? एक्टिवेट किया जाता है बाय बाइल, किसके द्वारा? एक्टिवेटेड बाय बाइल, ठीक। किसके द्वारा एक्टिवेटेड? मैंने पहले ही बताया कि बाइल के द्वारा, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं, अभी तक लिपिड का डाइजेशन कहीं नहीं हुआ है, नहीं, तो फर्स्ट टाइम डाइजेशन ऑफ लिपिड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहीं से। अभी तक लिपिड का डाइजेशन नहीं स्टार्ट हो, क्योंकि जब तक फैट उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगी नहीं आपके बड़े फैट को, सॉरी बाइल, तब तक होगा नहीं। इसलिए जहां भी पाया भी गया वहां पे हुआ नहीं, आपके माउथ में भी थोड़ा सा मैंने बताया था, आपके स्टमक में भी पाया गया, लेकिन वहां पे डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। डाइजेशन अब स्टार्ट होगा क्योंकि अब ये एक्टिव होगा। और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन वाले एंजाइम कौन है? न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियेजेज, ठीक, न्यूक्लियेजेज है। और फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनएज। न्यूक्लियेज में आपके आएंगे डीएनएज, न्यूक्लियस समझते हैं ना, डीएनए आरएनए होता है, आरएनए, ठीक। और फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड का भी यहीं पे होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यूक्लिक अक्सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन आप पैनक्रियाज इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन कहाँ होगा? क्या होगा? अब पैनक्रियाज का डाइजेशन बता रहा है, ठीक है। 70% डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, डाइजेशन पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम बाय डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। पहला डाइजेशन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, वहां पे 30% हुआ था कार्बोहाइड्रेट, 30% होता, बचा था 70%, 70% यहाँ पे डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे 70% जो आपका स्टार्च होगा, वो स्टार्च आपका किस में टूट जाएगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज में, माल्टोज में। जो 70% बचा था यहाँ से स्टार्ट हुआ, माइलेज, माइलेज किसमें हो जाता है? माल्टोज, किसमें चेंज हो रहा? माल्टोज में, ओके। अब ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम, ओके। अब प्रोटीन का डाइजेशन मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए, नहीं यहाँ पे देखिए, ये पुराना मुझे फिगर देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ में पैनक्रियाटिक जूस मिलेंगे, लेकिन जानते हैं जो इसके जूस मैंने बताया था कि स्टमक में भी आपका एंजाइम जो इनएक्टिव होता था एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्ट, यहाँ से इंट्रोकाइनेज निकलेंगे, और इंट्रोकाइनेज जो होते हैं हार्मोन्स, वो एक्टिव करेंगे आपके पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस से यहाँ से इंट्रोकाइनेज निकलेंगे। चलिए मैं फिगर में बता, देखिए यही था ना, यहाँ पैनक्रियास, ऐसे तो डिओडिनम से आया था, ये डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से इंट्रोकाइनेज निकलेंगे, और ये इंट्रोकाइनेज हार्मोन्स क्या करेंगे? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिंग करेंगे, जो इनएक्टिव। तो यहाँ से जो निकलेगा इंट्रोकाइनेज,
कहाँ से? इंट्रोकाइनेज। ठीक, इंट्रोकाइनेज पूछता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंट्रोपेप्टिडोज कहते हैं या इंट्रोकाइनेज। ये क्या करता है, जो आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव करता है। ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को, ठीक है, इसको क्या करता है, चेंज करता है, किसमें, ट्रिप्सिन में। कौन चेंज करता है, इंट्रोकाइनेज। हाँ, क्या करता है, ट्रिप्सिन में। कौन चेंज करता है, इंट्रोकाइनेज। ठीक है, इंट्रोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। यानी ये इनएक्टिव, मैंने कहा जिसमें जेन लग जाए या आगे प्रो लग जाए वो इनएक्टिव होता है। तो जेन है ना, तो एक्टिव किया, अब ये ट्रिप्सिन बन गया। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। अब एक चीज बताएं, ये भी एग्जाम पूछता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम किस मैनर में काम करते हैं, कैस्केड मैनर में। अब ये ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन बना, ट्रिप्सिनोजन, अब ये ट्रिप्सिन जितने भी एंजाइम बचे हैं प्रोटीन के सबको एक्टिव कर देगा। ये क्या करेगा, सबको एक्टिव कर देगा। जितने एंजाइम बचे हैं आपके प्रोटीन डाइजेशन, मैंने क्या बताया था, कार्बोक्सी पेप्टिडोज बताया था, काइमोट्रिप्सिन बताया था, और ठीक है प्रो इलास्टेज बताया था, तीनों को। तो ये क्या करता है, सबको एक्टिव करता है। किसको किसको एक्टिव करता है, देखिए काइमोट्रिप्सिनोजन को, काइमो काइमो ट्रिप्सिनोजन को, जन को, काइमोट्रिप्सिन, काइमो काइमोट्रिप्सिन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडोज को, कार्बोक्सी पेप्टिडोज में प्रो आ गया ना, मैंने कहा था दो एक्टिव होंगे जिसमें प्रो या जन। तो कार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टिडोज को कार्बोक्सी पेप्टिडोज में, कार्बोक्सी पेप्टिडोज। देखिए एक इंट्रोकाइनेज इसको एक्टिव किया, और ये जो ट्रिप्सिन है उसके बाद ये जो ट्रिप्सिन है ये सबको एक्टिव किया। तो यानी कार्बोक्सी किसमें कौन चेंज किया, ट्रिप्सिन चेंज किया ना। फिर प्रो कार्बोक्सी ट्रिप्सिन तो किसने चेंज किया, ट्रिप्सिन ने चेंज किया ना। ओके, तो वहां से एक्टिव हुआ और ये क्या कर रहा है, सबको एक्टिव कर रहा है। ठीक, और ये हो गया कार्बोक्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, एक आपका ये है यहाँ है, और ये, और एक प्रो इलास्टेज भी होता है। ठीक है, प्रो इलास्टेज को भी इलास्टेज में लिख लीजिए, नहीं हो जाए, लिख लीजिए यहाँ पे। एक और प्रो इलास्टेज चेंज करता है, इलास्टेज इलास्टेज। ठीक, ये भी कौन करता है, ट्रिप्सिन। यहाँ पे कौन है, क्लियर। अब देखिए ये जो प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज, जो तीनों बचे, प्रोटीन तो अभी स्टार्टिंग, जो न्यू प्रोटीन होंगे, और जो कुछ पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज आपके स्टमक में बचे थे ना, अब जाके देखिए स्टमक में बचे थे प्रोटीन एंड पेप्टोजेज, इसको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी। देखिए प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन और क्या बचे थे, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज। पेप्टोन्स थोड़ा सा टफ है, एक बार बस केवल नाम याद कर लीजिएगा तो इजी हो जाएगा, प्रोटीओजेज। ठीक है, इन तीनों को, सारे जो आपके पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक, एंड प्रोकार्बोक्सी, जितने भी एंजाइम्स है, ठीक है, तीनों एंजाइम मिलके इसको क्या करते हैं, डाइपेप्टाइड। अभी दूसरा रूप,
पॉलीपेप्टाइड से डाईपेप्टाइड तक ही यहाँ पे टूटेगा। किसमें टूटेगा? डाईपेप्टाइड। ध्यान पे इसमें एंजाइम्स के नाम याद कर लीजिएगा, यही पूछेगा, ठीक है, किस किस एंजाइम का है। और यहाँ पे अभी डाईपेप्टाइड तक टूटता है, ठीक है। अब क्या होता है पैनक्रियाज में? लाइपेज एंजाइम। अब मैंने क्या कहा था, लाइपेज यानी पहला डाइजेशन लाइपेज का यहीं पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेशन ऑफ लिपिड बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक, पैनक्रियाटिक लाइपेज से डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि फैट है, फैट है, और ये फैट के बड़े कण हैं, ठीक है। मैंने क्या था इसमें, जब तक बाइल सॉल्ट नहीं मिले, सोडियम टेरोकोलेट कई बताया था बाइल जूस से निकलते हैं, जब बाइल सॉल्ट मिलेंगे तो ये बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, फैट को छोटे छोटे पार्ट में। इस छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसल्स। जब फैट छोटे छोटे पार्ट में टूटता है तो उसी को बोलते हैं मिसल्स, मिसल्स। ये देखिए मिसल्स, ये सारे मिसल्स है, क्लियर। अब इस पे पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा। मैंने क्या कहा था पहले अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज जो पैनक्रियास से फैट, ये भी पहले एक्टिव किया गया है। कौन? यही एक्टिव किया, बाइल लाइपेज। अब जब पैनक्रियाटिक लाइपेज करेगा तो ये अभी इसके दूसरे फॉर्म में, मैंने बताया था ना सबका पॉली होता है, फिर डाई आता है, फिर मोनो आता है। मैंने बहुत टफ कई लेयर, फिर 2 फॉर्म, फिर 3, अभी सबका डाई फॉर्म तक टूटा है, ठीक है। अब यहाँ से जब पैनक्रियाटिक लाइपेज वर्क कराएगा तो ये किसमें टूटेगा? डाइसेकेराइड एंड डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। इसमें डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में ये टूटता है, ठीक है। और अभी इसके डाई फॉर्म तक हुए, जब तक ये फैटी एसिड में टूट जाए तब तक फैट का डाइजेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन होगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस से न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सा? जो डीएनए आरएनए होगा, ठीक है। ये भी तो आपके बॉडी में पाए जाते हैं फूड में, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बाय, इसमें न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, आपका न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में आपके आते हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है, आपके और क्या आते हैं, नाइट्रोजनी बेस, 3 चीजें से मिलके होते हैं। जब तक एक एक चीज अलग नहीं हो जाएगा तब तक ये डाइजेशन होता रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड किस में टूट जाता है? न्यूक्लिक, जो आपका न्यूक्लिक एसिड टूट होता है वो न्यूक्लियोटाइड में टूट, ठीक। न्यूक्लिक एसिड आपका किसमें टूटता है? एसिड में। न्यूक्लियस एसिड किसमें टूटेगा? आपका न्यूक्लियोटाइड में। ओके, आपके न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाता है,
ठीक है। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम, अब इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट आपके डाइसेकेराइड तक टूटा था, कार्बोहाइड्रेट आपका होता है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, मैंने पॉलीसेकेराइड जब कई का मतलब कई मोनोसेकेराइड मिलके डाइसेकेराइड जब दो होते हैं और जब उससे ज्यादा हो जाते हैं तो पॉली बनता है। तो पॉली टूटा डाई में, अब डाई टूटेगा मोनो में यानी ग्लूकोज फॉर्म में, जब तक नहीं टूटेगा तब तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फिनिश नहीं माना जाएगा। मैंने पहले ही दिन बताया था कि मशीन तब तक चलता रहेगा, एंजाइम तब तक काम करते रहेंगे जब तक सबका मोनो फॉर्म नहीं टूट जाएगा। ठीक है, तो अभी सबका डाई टूटा है, अब जब तक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मोनो में नहीं टूट जाएंगे तब तक ये काम चलता चलेगा। ठीक है, अब लिखेंगे डाइजेशन, हाँ क्या लिखना है आपको, इंटेस्टाइनल एंजाइम, डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम। पहले इंटेस्टाइनल एंजाइम के बारे में लिख लेते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन कौन से हैं। ओके, इंटेस्टाइनल आपके एंजाइम कार्बोहाइड्रेट एंजाइम कौन से हैं, और इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, अभी पॉली से डाई तक आए हैं तो इसमें डाइसेकेराइड में ही होगी, क्योंकि आपके अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट टूट चुके हैं डाइसेकेराइड फॉर्म में टूटे हैं। अब इसको जब मोनोसेकेराइड में टूटने तो कौन कौन से होंगे, डाइसेकेराइड। जानते हैं आपके एंजाइम का पहचान क्या, एज, जिसमें एज आए वो एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, लैक्टेज दूध वाला। ठीक है, अब प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम, अब देखिए डाइपेप्टाइड को तोड़ना है। ठीक, अब ये कैसे टूटेगा, माल्टोज को ये क्या करेगा, माल्टोज को किस में तोड़ेगा, चलिए पहले ये लिखते हैं आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए प्रोटीन डाइजेस्टिव में आपके आते हैं डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज ये क्या करता है जानते हैं, डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ता है। डाइपेप्टाइड को तो किसमें तोड़ता है, ये डाइपेप्टाइड एंजाइम, इसमें एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल लाइपेज, दो सेकेंड, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे ज्यादा इसको याद नहीं करना, बस केवल आपके एंजाइमेटिक नेम पूछता है तो इसलिए एंजाइम के नेम जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, बस, और क्योंकि ज्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज में जब तक लाइपेज फुल नहीं टूटता है, लास्ट में क्या टूटेगा, आपका जो डाइसेकेराइड तक तोड़ दिया था ना, यहाँ पे फिगर में देखिए जो मैंने फिगर बनाया है, डाइसेकेराइड तक तोड़ा था, अब लास्ट में उसको फैटी एसिड जब तक कंप्लीट नहीं होता, लास्ट नहीं होता तब तक ये, तो इसमें क्या होगा, आपका मोनो ग्लिसराइड, आपका मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड किसमें टूटता है, आपके जाके जब तक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं टूटता तब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। इसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक, लास्ट में इसी में कंप्लीट होता है इंटेस्टाइनल। आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जब तक टूट नहीं जाता तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, अब लास्ट में इंटेस्टाइनल में न्यूक्लिक एसिड का भी टूटना है लास्ट में। अब क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड टूटेगा, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ बना नहीं था, देखिए कहाँ, ये अब ये टूटेगा। अब न्यूक्लियोटाइड किस में टूटेगा,
न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, इसमें 2 होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, जो टाइड्स जो है आपका टूटेगा किसमें, न्यूक्लियोटाइडेज एज, तो न्यूक्लियोटाइडेज से टूटता है न्यूक्लियोसाइड में टूट जाता है, और यही अगर फिर न्यूक्लियोसाइड जो ये जो न्यूक्लियोसाइड बचा, न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज से क्या टूटता है, नाइट्रोजनी बेस एंड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस एंड पेंटोज शुगर, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है वो, ठीक है, थोड़ा सा बस नाम याद कर लीजिएगा इसमें, ओके। और लास्ट में आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो फूड आपका बना था, अब जब सब एकदम लास्ट में जब तक टूट जाता है उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, ठीक। तो जो आपका फूड लास्ट में एकदम फिनिश हो जाता है वो आपका क्या होता है, मैंने क्या बताया था, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें लास्ट में फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होता है ना, तो लास्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कंप्लीट। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, माउथ में, आपके माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, जानते हैं, आपके माउथ में होता है। जैसे माउथ में तुरंत कोई दवा खाते हैं तुरंत ले लिया जाता है, तो कुछ दवा, ठीक। दूसरा क्या होता है, हाँ, मेनली दवा हो जाता है, ठीक है, आपके उसमें कुछ दवा, आपके स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, हर जगह डाइजेशन, मेन डाइजेशन तो आपके इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कुछ जगह जैसे आपके स्टमक में वाटर का ठीक एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ सिंपल शुगर और एल्कोहल, किसका, एल्कोहल का, एल्कोहल जानते हैं शराब, एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल का भी डाइजेशन आपके स्टमक में होता है। अब आते हैं मेन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है इसका, ठीक है। जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये बताना ही नहीं है, ग्लूकोज तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सब स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ठीक, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इन सभी चीजों का आपके कहाँ पे होते हैं, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, सारे मोस्टली तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मेन डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है ना, डाइजेशन निकल गया मुझसे, तो स्मॉल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक। अब आपका ही बचता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने पहले कल ही बताया था जब इंटेस्टाइन पढ़ा रहे थे कि इसमें वाटर का, ठीक है, वाटर, मिनरल और सब ड्रग, ठीक। चलिए आज चलिए आज के क्लास में यही फिनिश करती हूँ, और आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगी। और वैसे फिनिश हो गया, बस थोड़ा सा कैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मैं कल बता देती हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू।